गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सूरज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम या अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम वाई वाई एनालिसिस इस टूल का टूल की जानकारी लेंगे। कुछ जगह पर इसे फाइव वाई भी कहते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम के सीरीज में हमने अभी तक 5W1H टूल जो भी किसी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है उसके लिए उसकी हमने जानकारी ली है। उसके साथ साथ स्मार्ट गोल सेटिंग क्या होते हैं, फिशबोन एनालिसिस क्या होता है, इसका भी हमने जानकारी ली है। आज हम उसी का ही आगे का पॉइंट मतलब प्रॉब्लम का वाई वाई एनालिसिस करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो पहले बात ये समझ लेते हैं कि वाई वाई एनालिसिस क्या है। व्हाट इज वाई वाई एनालिसिस? दोस्तों वाई वाई एनालिसिस ये एक मेथोडोलॉजी है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज टू एक्सप्लोर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अंडरलाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस उसका जो कारण और इफेक्ट है तो उसका रिलेशनशिप क्या है ये समझने के लिए हम इसको वाई वाई एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। It's involve asking whys 5 times to drill down into the root cause of an issue. किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज समझने के लिए हम क्या करते हैं कि लगातार उसको कम से कम 5 बार उस प्रॉब्लम को वाई क्वेश्चन करते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को 5 बार क्वेश्चन करने से ज्यादातर हमें उस प्रॉब्लम का सही समाधान या सही कारण पता चलता है। तो ये है वाई वाई एनालिसिस की मेथोडोलॉजी, मतलब ये है वाई वाई एनालिसिस। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। दोस्तों वाई वाई एनालिसिस जो है उसको साकीची टोयोडा ये जो टोयोटो के फाउंडर है उन्होंने इस वाई वाई एनालिसिस की शुरुआत की थी अपने टोयोटो के प्लांट में क्वालिटी सुधार करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व उसके ज़्यादा अच्छी तरीके से करने के लिए, और पार्ट ऑफ द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी। और ये वायु एनालिसिस लीन मेथोडोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो लीन मेथोडोलॉजी है डीमैक जिसे बोलते हैं, डिफाइंड मेजर एनालिसिस एक्शन एंड कंट्रोल, तो उस जो अलग फेज है उसमें एनालिसिस करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज सही से पता करने के लिए वाई वाई एनालिसिस किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ रूट कॉज एनालिसिस। अभी हमें जो वाई वाई एनालिसिस करना है उसकी जरूरत क्यों है ये पहले समझनी होगी। किसी भी मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सिम्टम्स अलग होते हैं और उसका कारण अलग होता है। तो हमें सिम्टम्स के ऊपर काम करना नहीं है, तो जो उसका रूट कॉज है, जो जिस वजह से वो सिम्टम्स आ रहे हैं, उस सिम्टम्स खत्म करने के लिए जो कारण है उसी के ऊपर काम करना जरूरी होता है। इसलिए रूट कॉज एनालिसिस करना जरूरी है। और ये रूट कॉज एनालिसिस वाई वाई एनालिसिस करने से क्या होता है कि हेल्प प्रिवेंट रिकरिंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम लगातार आते रहते हैं, रिपीटेबल होते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। दूसरा उसका इंपॉर्टेंस है कि लीड्स टू मोर इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सही तरीके से रूट कॉज एनालिसिस करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है। वो जो भी उसका जो सॉल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम हमने देखा है, तो उसका जो सॉल्यूशन करने के बाद वो सस्टेन ज्यादा दिन तक हो जाता है। और इम्प्रूव प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल। रूट कॉज एनालिसिस सही तरीके से करने से क्या हो जाता है कि जो प्रोसेस और उसकी जो आउटपुट क्वालिटी है उन दोनों में भी सुधार हो जाता है। तो ये कुछ फायदे थे
या ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी, हमें रूट कॉज एनालिसिस क्यों करना चाहिए। 5 स्टेप्स इन 5 वाई एनालिसिस। जो हम 5 वाई एनालिसिस या वाई एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसमें कुछ 5 स्टेप्स बताए गए हैं, और वो 5 स्टेप्स को हम अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारे वाई वाई एनालिसिस अच्छी तरीके से हो जाता है। जिसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कोई भी जिस कारण के ऊपर, जिस सिम्टम्स के ऊपर, जिस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम करना चाहते हो, उसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दूसरा उसमें स्टेप है आस्क व्हाई द प्रॉब्लम हैपेंस एंड राइट द आंसर डाउन। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है या क्यों जनरेट हो रहा है, ये सवाल हमें पूछना है अपने सीएफटी से। सीएफटी मतलब क्रॉस फंक्शन टीम। जो भी टीम है उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम कर रही है, या जो भी वहाँ का प्रोसेस ओनर है, तो उस प्रोसेस ओनर को, उस टीम को ये प्रॉब्लम पूछनी है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो ये पहला हमें सवाल पूछना है। और उसका जो भी जवाब मिलता है तो वो जवाब हमें नोट डाउन करके लेना है। ये इसमें दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप ये है कि इफ द आंसर प्रोवाइडेड डज नॉट आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, आस्क व्हाई अगेन एंड राइट दैट आंसर डाउन। तो हमने पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसको हमने वो प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रहा है या प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये हमने सवाल पूछा, और उसका जवाब जो भी आ गया है, तो वो जवाब मिलने के बाद हमें कोई रूट कॉज सही से मालूम नहीं पता चला है, क्यों ये प्रॉब्लम का रीजन क्या है। तो जब तक ये प्रॉब्लम का रीजन पता नहीं चल जाता, तब तक उनको फिर से हमने वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, या उस जो जवाब हमें मिला था वो क्यों ऑक्यूर हो रहा है, ये हमें वापस उसको वाई करके आंसर पूछना है। वो जो सवाल हमें वापस उसको पूछना है। तो ये मेजर 3 स्टेप्स है, और ये 3 स्टेप्स होने के बाद जो भी हमें आंसर मिलेगा उसको हमें नोट डाउन करके लेना है। ऐसे नोट डाउन करने के बाद हमें वापस वही 3 स्टेप्स जो ऊपर हमने चेक किए हुए हैं, वो तीनों स्टेप्स को वापस दोहराना है। रिपीट स्टेप्स 3 until the root cause of the problem is identified। जब तक हमें किसी भी उस प्रॉब्लम का एक्चुअल रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता, तब तक ये ऊपर के जो 3 स्टेप है वो हमें दोहराते रहना है, वो हमें रिपीट करना है। और ज्यादातर 5, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को 5 बार वाई 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 कहते हैं, 5 बार उसको हम सवाल करते हैं, तो हमें ज्यादातर बार उसका रूट कॉज या रूट कॉज जो एक्चुअल में होता है वो मिल जाता है। किसी किसी कारण में वो 3 या 4 में भी मिल जाएगा, और किसी क्रिटिकल कंडीशन में हमें वो 6 या 7 वह भी करने पड़ सकते हैं। और 5वां स्टेप है टेक एक्शन टू द करेक्ट रूट कॉज। जो भी हमने रूट कॉज हमें मिले हैं, तो उसमें जो फाइनल आखिरी वाला रूट कॉज होगा, तो उस रूट कॉज के ऊपर हमें करेक्ट एक्शन लेना है। तो ये दोस्तों ये 5 स्टेप्स है। इन 5 स्टेप्स को अगर हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इस 5 स्टेप्स को हम अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, करेंगे तो हमें रूट कॉज जो मिलेगा उसको हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज अभी एक उसका एग्जांपल हम लेंगे, कि जो जिसमें एक एग्जांपल है कि कार नॉट स्टार्ट। एक गाड़ी है, एक कार है जो चालू नहीं हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का हमें रूट कॉज एनालिसिस करना है। तो पहला हम उसको वह पूछेंगे, तो कार क्यों नहीं चालू हो रही है। तो उसका हमें रीजन मिला कि द बैटरी इज डेड। कार की जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है, इसी वजह से कार नहीं चालू हो रही है। तो हमें
ये प्रॉब्लम मिला, लेकिन ये हमें ये जो जवाब मिला है, ये जवाब से हमें उस प्रॉब्लम का रूट कॉज सही से पता नहीं चल रहा अभी तक। तो हम फिर फर्दर उसको और एक व्हाई पूछेंगे कि बैटरी क्यों डेड है। उसी जो हमें जवाब मिला था उसी को ही हमें काउंटर क्वेश्चन करना है, व्हाई वो बैटरी क्यों डेड हुई है, ये हमें क्वेश्चन करना है। और उसका जवाब आगे हमें मिल सकता है कि द अल्टरनेटर इज नॉट फंक्शनिंग। बैटरी चार्ज करने के लिए जो अल्टरनेटर है, जिस तो वो फंक्शनिंग का नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, ये हमें जवाब मिलता है। तो ये दोस्तों, ये जवाब से भी हमें कुछ रूट कॉज सही से डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि जिसकी वजह से कार क्यों नहीं चालू हो रही है, अल्टरनेटर काम क्यों नहीं कर रहा है। ये फिर हमें उनको वापस क्वेश्चन करना है, व्हाई द अल्टरनेटर इज नॉट फंक्शनिंग। हमें वो उनको सवाल पूछना होगा। तो हमें जवाब मिलेगा द अल्टरनेटर बेल्ट वाज ब्रोकन। जो अल्टरनेटर में लगाया हुआ बेल्ट है वो टूट गया है, डैमेज हो गया है। ये अगर हमें जवाब मिला तो इस जवाब से भी हम आगे कुछ उसका ये मेन रूट कॉज हमें अभी तक मिला नहीं है। तो हमें वापस उसको चौथी बार क्वेश्चन प्रश्न करना पड़ेगा कि व्हाई द अल्टरनेटिव बेल्ट हैज ब्रोकन। वो अल्टरनेटर का जो बेल्ट है वो क्यों टूटा हुआ है, ये वापस उनको सवाल करना पड़ेगा। तो उसका अगर हमें आंसर मिल जाएगा, द अल्टरनेटिव बेल्ट वाज वेल बियॉन्ड इट्स यूजफुल सर्विस लाइफ एंड हैड नेवर बीन रिप्लेस्ड। जो अल्टरनेटर का बेल्ट है उसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी और उसको रिप्लेस करने की जरूरत थी, जो रिप्लेस हुआ नहीं है। तो ये हमें एक वाई मिल गया। तो ये एक रीजन हो सकता है कि जिससे कार चालू नहीं हो पा रही है। लेकिन इसको और हम एक वाई पूछेंगे तो मे बी हमें अच्छी तरीके से उसका रूट कॉज मिल सके। तो हमें वो बेल्ट अभी तक क्यों रिप्लेस हुआ नहीं है, हमने आखिर में एक जवाब सवाल उसको पूछा। तो उसका जवाब मिलता है, द व्हीकल वाज नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड सर्विस शेड्यूल। तो जो कार थी, जो व्हीकल था, वो उसका जो सर्विसिंग का शेड्यूल था उसके हिसाब से सर्विसिंग की नहीं थी। तो ये हमें एक फाइनल रूट कॉज मिल जाता है कि गाड़ी जो है उसको जो सर्विस की जरूरत है, जो शेड्यूल था उसका, जो मेंटेनेंस का शेड्यूल था उसके हिसाब से की नहीं थी, जिसके वजह से ये सारी बातें हुई है। तो अगर हम चाहे तो उसको और ज्यादा भी फिर से भाई वो सर्विस शेड्यूल के साथ क्यों मेंटेन की नहीं गई थी, या सर्विसिंग उसकी क्यों समय पर की नहीं है, ये भी हम उसको एक आगे सवाल पूछ सकते हैं। और उसका भी एनालिसिस या उसका भी जो भी जवाब मिलेगा उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ऐसे हमें एग्जाम्पल लेकर, सिंपल एग्जांपल लेकर भी उसको हम सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस कार जो चालू नहीं हो रही थी उसका हमें रूट कॉज पता चल गया, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं कि गाड़ी जो है उसका मेंटेनेंस अच्छी तरीके से सर्विस टाइम पर हुई नहीं थी, जिसके वजह से कार में दिक्कत आई थी। तो दोस्तों, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम प्रैक्टिकली अपने शॉप में, किसी भी बिजनेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो चलो आगे हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फाइव व्हाइस एनालिसिस। वाई वाई एनालिसिस या फाइव वाई एनालिसिस करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहला उसमें बेनिफिट है कि सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। फाइव एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट इसमें हो जाता है, एक होता है कि डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स टूल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। किसी भी प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टूल की जरूरत नहीं पड़ती, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की भी नहीं जरूरत पड़ती, जिसके कारण ये बहुत ही इजीली हम एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा एक इसका बेनिफिट हो सकता है, एनकरेज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी जो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को बहुत गहराई से
समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अगर हम फाइव वैल्यू एनालिसिस करते हैं तो हमें उसका अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाती है। ये भी इसका एक बेनिफिट हो सकता है। और लास्ट का एक आखिरी बेनिफिट होता है कि प्रमोट्स टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम एनालिसिस करने के लिए लेते हैं तो एक टीम फॉर्मेशन हो जाती है, और उस टीम फॉर्मेशन होने की वजह से उसमें टीम वर्क और एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने का जो कोलैबोरेशन होता है ये बढ़ बढ़ जाता है, और उसका प्रोडक्टिविटी पर भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स है फाइव वाइव एनालिसिस करने के। लेकिन उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं फाइव वाई एनालिसिस के या फाइव वाई एनालिसिस के, और उस लिमिटेशन के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। तो पहला उसका लिमिटेशन है, मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विथ मल्टीपल रूट कॉजेस। किसी कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम हो या क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जिसमें ज्यादा वेरिएबल्स आते हो, तो इस फाइव वाई एनालिसिस से उसमें अगर हम काम करने की कोशिश करेंगे तो उसका हमें अच्छी तरीके से नहीं मिल सकता, उत्तर उसका नहीं मिल सकता। और एक ही सिम्टम्स के अलग अलग कारण होते हैं, तो वो भी दिक्कत करता है। तो जो क्रिटिकल प्रॉब्लम होते हैं या वो जिसका मल्टीपल रूट कॉज होते हैं उसमें वाइवा एनालिसिस करना अच्छी तरह होता नहीं है। दूसरा है, रिक्वायर्स एक्यूरेट एंड हॉनेस्ट आंसर। किसी को भी हम अगर कुछ सवाल पूछते हैं तो उसका जो जवाब है वो एक्यूरेट होना चाहिए और वो हॉनेस्ट होना चाहिए। वो उसमें कोई भी मतलब गलत जवाब हमें मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो एनालिसिस करेंगे जो जवाब हमें मिले हैं उसी के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर वही जवाब ही गलत हुआ, सही नहीं हुआ, तो हमारा एनालिसिस भी सही नहीं हो जाएगा। इसलिए जो हमें जवाब लेने हैं वो एक्यूरेट चाहिए और अच्छे भी सही भी होने चाहिए। तीसरा है, इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द फैसिलिटेटर। मतलब जो भी उस वाइवा एनालिसिस को लीड कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है, तो उसके वो जो किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है या उसका स्किल कितना है, इसके ऊपर ये वाइवा एनालिसिस का जो इफेक्टिवनेस है वो मैटर करता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो फैसिलिटेटर है उसकी स्किल कितनी है, इसकी भी जानकारी लेना, या इसके ऊपर वो सारा प्रोजेक्ट मालूम पड़ता है, या प्रोजेक्ट के ऊपर वो कितना इफेक्टिवनेस है वो पता चलता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो भी हमें वाइवा एनालिसिस करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों कुछ इफेक्टिव वाइवा एनालिसिस करने के कुछ टिप्स है, अगर वो भी हमें पता चलते हैं तो हमारा वाइवा एनालिसिस की जो इफिशियंसी है वो बढ़ सकती है। तो पहला उसमें है कि इन्वॉल्व द राइट पर्सन विथ रिलेवेंट नॉलेज। जो वाई एनालिसिस करने के लिए हम क्वेश्चनिंग करने वाले हैं या जो टीम फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो उस टीम में सही बंदे हो, सही पीपल हो, जिनको उस प्रॉब्लम के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में जानकारी हो सके, तो हमें जो मिलने वाले जवाब है तो वो जवाब भी सही तरीके से हमें मिल सकते हैं। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि अच्छी टीम बनानी होगी जिनको प्रोसेस की नॉलेज हो। दूसरी है कि बी ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव इन योर आंसर। जो भी जवाब या क्वेश्चनिंग हम करने वाले हैं कि वो उन दोनों में भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो सारे जवाब या सवाल जो है वो हमें क्या चाहिए, क्वांटिफाई होने चाहिए, उसको मेजर करना आना चाहिए। तो ये कुछ हमारे सवाल होते हैं, तो ये उसके जवाब जो भी है वो ऑनेस्ट होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। वे में कोई भी जवाब हमें नहीं मिलना चाहिए। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस।
और हमें जब इसमें काम करना होता है तो हमें फोकस करना होगा वो प्रोसेस के ऊपर, या किसी भी जो इंडिविजुअल का काम कर रहा है उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। तो प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस पैरामीटर क्या कहते हैं, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है और उसी के ऊपर हमें आगे फर्दर अपना एनालिसिस करना है। और डॉक्यूमेंट द एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस क्लियरली। जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जो जवाब हमें मिल रहे हैं, उन सारे सवाल जवाबों को हमें अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के लिए लिख के लेना होगा और उसको क्लियरली डॉक्यूमेंटेड भी करना होगा। तो ये कुछ टिप्स है जो 5 एनालिसिस करते समय अगर हम ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और रूट कॉज एनालिसिस हम अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था जिसमें हम आज 5 एनालिसिस या 5 एनालिसिस करने की कोशिश करने जा रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने कंपनी में अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है, उस लिंक के ऊपर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।